मैं आपको एक बात बता देता हूँ, राजू भाई बिकने वाला नहीं है, डरने वाला नहीं है। अल्लाह अल्लाह का करम है कि ये सर जो है सिर्फ अल्लाह के सामने झुकेगा इंशाल्लाह, कट जाएगा, मगर किसी के और के सामने इंशाल्लाह, किसी मखलूक के सामने तो कभी इंशाल्लाह कभी झुकने वाला नहीं है। और रही खरीदने की बात, तो अभी कोई इतना पैसे वाला नहीं बना कि राजू के ईमान को कोई खरीदे। वालिद साहब ने मुझे समझाई है कि दुनिया में अगर आपको कामयाब होना है तो आपको दुश्मनों को दोस्त बनाना पड़ेगा। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पर ट्रेंड किया गया कि जस्टिस फॉर राजू अंसारी, आई सपोर्ट राजू अंसारी, ये सारे ही लोग आपके अपोजिशन के थे और सारे ही लोग, मैं खुल के बोलूँगा, एमआईएम के थे। आपने इतने साल सपोर्ट किया एनसीपी को, सत्ताधारी पार्टी को, लेकिन कहीं ना कहीं इस मुकाम पर आपके साथ उनको खड़े रहना चाहिए था, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके विरोध में दिखे। तो आने वाले दिनों हमको एमआईएम को भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आप बोले दुश्मनों को दोस्त समझेंगे एक टाइम में, तो अभी ये दुश्मन है तो क्या आप दोस्त बनाओ। फिराकी साहब के ऊपर भी खंडनी का केस कर दिया गया था, हमारे रफ़ीक कामदार साहब के ऊपर केस कर दिया गया, हमारे कुरैशी तबरेज़, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जो मुमरा वॉइस फाउंडेशन का बेचारा बंदा था, उसके ऊपर कोई केस कर दिया गया। हमारे एक यासीन राउत साहब है, उनके ऊपर केस कर दिया। ऐसे मतलब अनगिनत कहानियाँ, अनगिनत, मैं आपको नाम गिनाने का लगूँ शायद रात हो जाएगी। इतने लोगों के ऊपर झूठे केस, झूठे FIR डलवा करके इनको अंदर करवा देना कि मेरे सामने कोई बात ना करे, मेरे सामने कोई बोले ना, तो ये सही बात। शेखर के बाहर एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए शमीम खान ने ये कहा था कि मुझे गद्दारों की ज़रूरत नहीं है और ऐसे लोग को अगर इंसानियत है तो वो अब भी रिजाइन दे। तो क्या आप बात पर अमल करेंगे उनके, आपको अगर गद्दार कहा गया? मैं किस चीज़ से रिजाइन को और किस चीज़ में मैं हूँ, क्योंकि आपने एक कालसीकर की मालिक को धमकाया है। मैं किस चीज़ में, मैं कौन से पोस्ट पर हूँ, मैं कौन सी पोस्ट? बात बताइए अफजल भाई, कोई मुमरा कौसा के लोग क्या इनकी बातों को सीरियस लेते हैं क्या? आज मुमरा के अंदर टोरेंट आ गई है, इन्होंने ही कहा था कि टोरेंट अगर आ गई तो मैं कहता हूँ मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा और देश का सबसे बड़ा आंदोलन होगा, देश का सबसे बड़ा आंदोलन होगा। किधर है वो आंदोलन और कहाँ है वो लाश? प्यार के 2 कदम अगर बढ़ाएंगे तो मैं इंशाल्लाह 4 कदम बढ़ाऊंगा। ये मैं शमीम खान के लिए भी बोलता हूँ और जो भी बाकी लोग हैं उनके लिए भी बोलता हूँ, और जो के लिए भी आप यही बोलते हो, अगर वो 2 कदम आपको अगर बोलेंगे तो आप भी 4 कदम उनके लिए लाओ। मैं हर अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं अफजल शेख मुंबई टीवी के साथ में। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और राजनीति में बहुत ही उथल पुथल हो चुका है। बात कर ली जाए दरअसल राजू अंसारी के बीच इन्हीं के पार्टी द्वारा एक राजनीति का माहौल खड़ा किया गया है पूरे मुमरा शहर में। और क्या पूरा मैटर है ये तो आप सभी को मालूम ही है अच्छी तरीके से कि राजू भाई द्वारा ऐसा कहा गया था कि उन्होंने कालसीकर हॉस्पिटल की CEO आफरीन सौदागर मैडम को कॉल करके धमकाया गया है। सबसे पहले तो हम वही पहला जानने की कोशिश करेंगे राजू भाई से। सबसे पहले राजू भाई, आपका मुंबई टीवी में इस्तकबाल है। सबसे पहला सवाल ये रहेगा, क्या धमकी दी थी आपने? आपको ऐसा लगता है कि मैं धमकी देने वाला इंसान हूँ? बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल झूठ बातें हैं। मैंने, हमारे एक पेशेंट हैं, उस अभी जाना तो बहुत जगह मैं उनका नाम ले चुका, मुझे खुद नहीं अच्छा लग रहा उनका नाम लेने के लिए। एक पेशेंट की तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज थी, उनका क्रिएटिन लेवल बढ़ा हुआ था, उनका डायबिटिक लेवल बढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से मैं उन्हें ICU में एडमिट कराने की कोशिश कर रहा था। बहुत सारे ICU में मैं पता किया तो कहीं भी जगह खाली नहीं थी। मैंने कालसीकर में पता किया, हमारे डॉक्टर खालिद अंसारी से भी पता किया, तो उन्होंने भी कहा नहीं जगह नहीं है। मगर एक मरतबा आप आफरीन सौदागर मैडम से बात कर लीजिए। मेरे पास सारे कॉल रिकॉर्ड्स है, मैंने सारे कॉल रिकॉर्ड्स पुलिस स्टेशन में जमा करवा दिए हैं। उसके बाद मैंने आफरीन मैडम को तकरीबन 22 से 23 मरतबा उनको लगातार मैं कॉल करता रहा। पहले तो उनका कॉल बिजी आया 10-15 मरतबा, उसके बाद में घंटी बजी, उन्होंने नहीं उठाया। मैं समझ गया शायद वो कहीं बिजी होंगे, कुछ काम में होंगे, इसलिए मैं दोबारा उनको परेशान नहीं किया और मैंने सीधा उन पेशेंट के जो रिश्तेदार उनको बोला कि भाई यहाँ पर नहीं हो पाएगा, एक काम कीजिए, आप उन्हें नियॉन हॉस्पिटल ले जाइए। मैं नियॉन हॉस्पिटल में डॉक्टर मिलिंद शिंदे उनको बोल देता हूँ, वहाँ पर एडमिशन आपका हो जाएगा। उसके बाद में ये हादसा जो है, ये मतलब वारदात जो है, ये 10:14 से लेकर के 10:38 तक के मेरे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन सारे डॉक्टरों से होते रहे, जिसके बीच में मैं मैडम को भी फ़ोन मारता रहा और मैडम ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। 11:25 पर मैडम ने मुझे वापस कॉल बैक किया और मुझसे पूछा क्या बात है, आपने इतने मुझे कॉल क्यों किए? मैंने उनसे कहा कि मैडम, मैं एक पेशेंट है जिसकी ये कंडीशन है, मेडिकल हिस्ट्री पूरी उनको बताई मैंने डिटेल के अंदर, उनका सैचुरेशन लेवल, उनका O2 लेवल है, हर चीज़ बताने के बाद में मैंने कहा मैडम इन्हें ICU की ज़रूरत है और आपके ही पेशेंट है, वो कालसीकर हॉस्पिटल की ही पेशेंट है, डॉक्टर खालिद अंसारी के अंडर में है और उनको ICU की ज़रूरत है, प्लीज़ अरेंज कर लीजिए। तो बोले ठीक है मैं देखती हूँ और आप मुझे बार बार इतना कॉल मत कीजिए। मतलब मैडम आपको कॉल नहीं करूँगा तो किसको कॉल करूँगा मैं? आप इस हॉस्पिटल के CEO हैं और आपका काम है पेशेंट्स के लोगों को देखना। तो बोले नहीं, मुझे भी और बहुत सारे काम रहते हैं। मतलब मैंने कहा मैडम मुझे मालूम है आपको बहुत सारे काम रहते होंगे, मगर आप
आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो हॉस्पिटल और हॉस्पिटल के पेशेंट्स होनी चाहिए, ना कि पॉलिटिकल गलियारों में घूमना होना चाहिए। आप मुझे मालूम है बहुत पॉलिटिकल गलियारों में घूम रही है, मगर ठीक है, अच्छी बात है, आपके कोई एम्बिशंस होंगे पॉलिटिशियन बनने के, मगर पहला आपकी जो ड्यूटी है जिसके लिए आपको पगार मिलती है, आपका पहला काम जो है वो हॉस्पिटल और पेशेंट्स को देखना है। इतना बोल के मैंने उनका फ़ोन रख दिया। उन्होंने भी ये मुझे कहा कि ठीक है मैं देखती हूँ, अगर बेड खाली हुआ तो मैं आपको कॉल बैक करूँगी। ये बोल के उन्होंने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया। उसके बाद मैं अपने कामों में बिजी रहा। शाम को 4 बजे तक के पेशेंट्स को एडमिट किया, 4 बजे घर पे आकर के सोया। सुबह 12 बजे मुझे बोरसे साहब जो हमारे एपीआई बोरसे हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया, बोले राजू भाई किधर है? बोला मैं घर पर हूँ, अभी नहाने जा रहा था। तो बोले नहा के उतरिए, मैं नीचे आपकी बिल्डिंग के नीचे खड़ा हूँ। बोला ठीक है सर मैं आता हूँ। वो मेरी बिल्डिंग के नीचे खड़े रहे, मैं नहा के नीचे उतरा, उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठाई और मुझे मुमरा पुलिस स्टेशन लेकर के गए। जब मैं मुमरा पुलिस स्टेशन पहुँचा तो वहाँ के जो सीनियर है, वो सीनियर मधुकर कड़ साहब, उन्होंने मुझे बुलाया अपने केबिन के अंदर और कहा कि आपने इन्हें धमकी क्यों दी? तो बोला सर किसे? तो बोले वो आफरीन सौदागर मैडम को। मैंने सर वो किधर हैं अभी? तो बोले वो अपना बयान दे करके जा चुके हैं। बोला उनको ऑफिस बुलाइए सर, मैं उनके सामने अपना बयान दूंगा और उनका भी बयान सुनना चाहता हूँ मैं। सर ने वापस उनको बुलवाया, हम लोग दोनों को सामने सामने खड़ा किया गया। मैंने पूछा भाई अब मैंने आपको क्या बोला? तो पहले तो कहती है कि नहीं आपने बोला कि नहीं मैं आपको नुकसान पहुंचाऊंगा। बोला मैडम मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं आपको नुकसान, मैंने यह आपको कहा कि मैडम अगर आप पॉलिटिकल लोगों के साथ में अगर घूमेंगे तो जो पॉलिटिशियन के साथ आप घूम रही हैं उनके अपोजिशन के लोग आपको अटैक कर सकते हैं, आपको तकलीफ दे सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि मैं आपको तकलीफ दे सकता हूँ। तो बोले नहीं आपने बोला कि नहीं आपको भी और आपके हॉस्पिटल को भी नुकसान पहुँचाएंगे। बोला साहब मैडम मैंने आपको ऐसा भी नहीं कहा, मैंने सिर्फ ये कहा कि आपको और आपके हॉस्पिटल के सारे लोगों को है ना अपोजिशन के लोग परेशान करेंगे बहुत, क्योंकि मैं भी झेल चुका हूँ इस बातों को कि मैं भी जब जितेंद्र अवार्ड साहब के साथ में जब रहा मैं, तो मैंने देखा कि अपोजिशन के लोग मुझे बहुत परेशान किया करते थे और आज भी करते हैं मुझे परेशान। तो ये बात मैंने उनको इन अ गुड फेथ कही थी, ये समझाने की कोशिश की थी कि मैडम आपको अपना काम करना चाहिए एक अनबायस्ड तरीके से, मगर उनके समझ में कुछ और आया शायद, इसकी वजह से वो कंप्लेंट करने गई और मैंने ये सामने सामने सीनियर साहब से बात की। सीनियर साहब ने एनसी ली और एनसी लेने के बाद मुझे कहा कि ठीक है आपका स्टेटमेंट देके आप घर जा सकते हैं। मैं स्टेटमेंट दे रहा था, स्टेटमेंट देने में 1.5-2 घंटा लगा मुझे। 2 घंटे के बाद में वो वापस आई मंत्री जी के साथ में, और आने के बाद में मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया और एफआईआर के अंदर एक कोविड-19 का 2020 एक केस है 31/A करके, वो केस मेरे ऊपर दर्ज किया गया और मुझे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद में मुझे दूसरे दिन कोर्ट के अंदर हाजिर किया गया। वहाँ पे मुझे 2 दिन की पीसी मिली। 2 दिन की पीसी के बाद मुझे कल मैं वापस जब कोर्ट में पेश किया गया तो मुझे जामीन मिली और मैं आज बॉन्ड के ऊपर बाहर छूट करके यहाँ पर आया हुआ हूँ। अच्छा, ये सारी बातें तो आपने बताई, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा आपको पॉलिटिकल ये जो एनसीपी का सपोर्ट आप कर रहे हो कितने सालों से कर रहे हो? मैं एनसीपी का नहीं, मैं जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं मैं उनका सपोर्ट करता हूँ। कितने सालों से? मैं एनसीपी का कोई पोस्ट होल्डर नहीं हूँ। मैं एनसीपी में जब जितेंद्र अवार्ड साहब पहली मरतबा 2009 का जब इलेक्शन लड़ रहे थे तब मैं उनके साथ में था, क्योंकि मैं कांग्रेस का पदाधिकारी हूँ और कांग्रेस का उस टाइम पे इनके साथ में कोलैबोरेशन था, कोलिशन था। तो जो हमारा युति धर्म होता है उस युति धर्म को निभाने के लिए मैं उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के 2009 से लेकर के 2014 तक के किया। मगर 2014 में जब उनके सामने कांग्रेस ने कैंडिडेट दे दिया तो फिर मैं न्यूट्रल हो गया। बोला नहीं अब जो अच्छा होगा वो जीतना चाहिए, क्योंकि उस टाइम हमारी पार्टी ने यासीन कुरैशी साहब को कैंडिडेट बनाया था, तो मैंने उस टाइम पे न्यूट्रल रहा। मैं ना इनका सपोर्ट किया ना किसी और का सपोर्ट किया, मगर मैंने कांग्रेस के बारे में लोगों से अपील की थी कि कांग्रेस को लोगों ने वोट देना चाहिए। मगर उसके बाद में भी 2016 तक के मैं उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम करता रहा, क्योंकि हम मेरे घर में बहुत सारे नगर सेवक हैं। मेरी वालदा नगर सेविका थी, मेरी भाभी नगर सेविका, मेरे वालिद साहब नगर सेवक थे। तो मुझे अक्सर महानगर पालिका काम में अक्सर हमारे जो मंत्री होते हैं, पालक मंत्री होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, उनसे अक्सर ज़रूरत पड़ती है। तो हम उनसे एक अच्छा रास्ता कायम कर लेते हैं और रास्ता कायम करने के बाद उनके साथ में मिलकर के हमारे वार्ड के अंदर जो भी छोटी मोटी तकलीफ़ें होती हैं उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। तो ये हम काम करते रहते थे, मगर शायद 2017 के बाद से हमारे और उनके बीच में बहुत सारी दूरियां बढ़ गई हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि मैं उनके खिलाफ हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे खिलाफ हैं। ठीक है, वो हो सकता है वो ऐसा सोचते होंगे, मैं तो किसी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं तो एक ही चीज़ समझता हूँ कि जो मेरे वालिद साहब ने मुझे समझाई है कि दुनिया में अगर आपको कामयाब होना है तो आपको दुश्मनों को दोस्त बनाना पड़ेगा। अगर आपके अंदर ये हुनर आ गया कि आपने दुश्मनों को दोस्त बना लिया तो आपने सारी जंग जीत ली। तो मैं उसी सिद्धांत पर जीने वाला आदमी हूँ और मैं एक एथिक्स वाला आदमी हूँ, एक विचारों वाला आदमी हूँ और मैं कभी अपने विचारों से भटक करके कोई काम नहीं करता हूँ। और आपने देखा होगा, अक्सर देखा होगा पूरे मुमरा कौसा के लोगों ने कि मुमरा कौसा में जिस तहजीब से और जिस तरीके से मैं बात करता हूँ शायद लोगों को बहुत पसंद आता होगा। इसी वजह से लोग मुझे बहुत सराहते हैं, मुझे अप्रोच करते हैं। किसी का कोई भी तकलीफ़ हो, कोई भी तरीके का अगर उनको परेशानी हो, टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो, तो यहाँ तक कि नगर सेवकों को अगर टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो तो मुझसे वो रब्ता कायम करते हैं, मैं उनकी भी मदद करता हूँ। अच्छा, जैसे आपने अभी एक जुमला कहा कि दुश्मनों को दोस्त बनाना पड़ता है, लेकिन आप जब 2 दिन की पीसी में थे तो जितने भी सोशल मीडिया
प्लेटफॉर्म में वहाँ पर ट्रेंड किया गया कि जस्टिस फॉर राजू अंसारी, आई सपोर्ट राजू अंसारी। ये सारे ही लोग आपके अपोजिशन के थे और सारे ही लोग, मैं खुल के बोलूँगा, एमआईएम के थे। आपने इतने साल सपोर्ट किया एनसीपी को, सत्ताधारी पार्टी को, लेकिन कहीं ना कहीं इस मुकाम पर आपके साथ उनको खड़े रहना चाहिए था, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके विरोध में दिखे। तो आने वाले दिनों में क्या आप इनको ऐसा देखेंगे कि हमको एमआईएम को भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आप बोले दुश्मनों को दोस्त समझेंगे एक टाइम में, तो अभी ये दुश्मन है तो क्या आप दोस्त बनाओगे? बिल्कुल, पूरा मुमरा कौसा मेरे दोस्त हैं। खाली एमआईएम के ही नहीं लोग थे, सबसे ज़्यादा एमआईएम के ही लोग मैं समझूंगा थे इसके अंदर, और इसमें समाजवादी के भी लोग थे, शिवसेना के भी लोग थे और कांग्रेस के भी लोग थे। तो मैं उनको भी ऐसा नहीं भूल सकता हूँ। मैं तमाम पार्टी से उठ करके ये लोगों ने जो काम किया, ये एमआईएम की वजह से नहीं काम किया है, ये इसके लिए काम किया, उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जुल्म हो रहा है, कहीं ना कहीं मुमरा के अंदर एक जुल्म का और एक डर का माहौल, एक खौफ का माहौल पैदा हो चुका है, जिसके लिए लोगों ने आवाज़ उठाई। और ये अच्छी बात है, ये हमारे ईमान का एक तकाजा है कि अगर कहीं गलत हो रहा है तो हमें उसे रोकना चाहिए। और ये ईमान वाले लोग हैं और इनको ऐसा लग रहा था कि नहीं, राजू अंसारी के साथ में जुल्म हो रहा है, गलतियां हो रही हैं। और ये मैं पहला इंस्टेंस नहीं हूँ, इससे पहले आपने देखा होगा कि हमारे आरिफ इराकी साहब के ऊपर भी खंडनी का केस कर दिया गया था, हमारे रफ़ीक कामदार साहब के ऊपर केस कर दिया गया, हमारे कुरैशी तबरेज़, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जो मुमरा वॉइस फाउंडेशन का बेचारा बंदा था, उसके ऊपर कोई केस कर दिया गया। हमारे एक यासीन राउत साहब है, उनके ऊपर केस कर दिया। ऐसे मतलब अनगिनत कहानियाँ, अनगिनत, मैं आपको नाम गिनाने का लगूँ शायद रात हो जाएगी। इतने लोगों के ऊपर झूठे केस, झूठे एफआईआर डलवा करके इनको अंदर करवा देना कि मेरे सामने कोई बात ना करे, मेरे सामने कोई बोले ना, तो ये सही बात नहीं है। राजनीति, और राजनीति के अंदर आपको एक मैं बात बताता हूँ, हमारा देश जो है वो एक गणतंत्र है, एक जमहूरी है, एक जमहूरी देश है। इस जमहूरी देश के अंदर हर आदमी को अपनी बात रखने की आज़ादी है। ये हमारा आर्टिकल 15 कहता है, हमारा आर्टिकल 21 कहता है, हमारा आर्टिकल 25 कहता है कि इस देश के अंदर अगर आपको रहना है तो आपको अपने जो भी बातें हैं आपकी, वो आपको खुल करके आप रख सकते हैं, आप बातें कर सकते हैं, आप अपने मजहब की आज़ादी है, आपको आपके लोकतंत्र की आज़ादी है, आपको आपके विचारों की आज़ादी है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस आज़ादी को कहीं ना कहीं तोड़ने की, इस आज़ादी को कैद करने की साजिशें रची जा रही है मुमरा कौसा के अंदर, जो कतई मुमरा के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुमरा के कौसा के लोग बहुत दिलेर लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं, बहुत ज़हीन लोग हैं, पॉलिटिकल मैच्योरिटी है उनके अंदर, सियासी शऊर है, उन्हें मालूम है उन्हें आगे क्या करना चाहिए, और वो अपने तरीके से करेंगे। और मैं भी अपने तरीके से अपने काम को ज़रूर करूँगा। मैं वही काम करूँगा जिसमें मुमरा कौसा के लोगों की फलाह बहबूदी हो, मुमरा कौसा के अंदर तरक्की हो, मुमरा कौसा के अंदर उसका मेरे कामों से फ़ायदा हो, वही काम करने की मैं कोशिश करूँगा। अच्छा, जैसे आपने बताया अभी सपोर्ट की, ठीक है, मैं आपको बता देना चाहूँगा, कालसेकर के बाहर एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए शमीम खान ने ये कहा था कि मुझे गद्दारों की ज़रूरत नहीं है, और ऐसे लोग को अगर इंसानियत है तो वो अब भी कभी रिज़ाइन दे। तो क्या आप बात पर अमल करेंगे उनके, आपको अगर गद्दार कहा गया? मैं किस चीज़ से रिज़ाइन को और किस चीज़ में मैं हूँ? क्योंकि आपने एक कालसेकर की मालिक को धमकाया है। मैं किस चीज़ में, मैं कौन से पोस्ट पर हूँ, मैं कौन सी पोस्ट पर हूँ? आप एक नगर सेवक के जेठ हो। तो मैं नगर सेवक थोड़ी हूँ, और मैं जो भी कर रहा हूँ मैं मेरी स्वतंत्रता से कर रहा हूँ। मैं किसी का बंधा हुआ नहीं, किसी नगर सेवक, किसी आमदारा, किसी खासदार का बंधा हुआ नहीं हूँ, और मैं किसी पार्टी की पोस्ट के ऊपर मैं पोस्ट होल्डर नहीं हूँ। मैं आज भी कांग्रेस पार्टी का प्राइमरी पोस्ट होल्डर हूँ, और मैं आज भी अपने आप को कांग्रेसी ही मानता हूँ। और मैं मेरा आप मेरे जितने भी स्टेटस है आप देख लीजिए कि मेरे स्टेटस के ऊपर आप हमेशा पंजे को ही देखेंगे, तो पंजा हमारे रगों में दौड़ता है, कांग्रेस हमारी रगों में दौड़ती है, तो हम कांग्रेस को कभी छोड़कर कहीं जाने वाले लोग नहीं हैं। और रही बात इन लोगों के बोलने की, मुझे आप एक बात बताइए अफजल भाई, कोई मुमरा कौसा के लोग क्या इनकी बातों को सीरियस लेते हैं क्या? आज मुमरा के अंदर टोरेंट आ गई है, इन्होंने ही कहा था कि टोरेंट अगर आ गई तो मैं कहता हूँ मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा और देश का सबसे बड़ा आंदोलन होगा। देश का सबसे बड़ा आंदोलन होगा। किधर है वो आंदोलन और कहाँ है वो लाश? आज पूरे मुमरा कौसा के लोग सवाल कर रहे हैं। मैं किसी के ऊपर तोहमत नहीं लगाना चाहता हूँ। मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में से रहे हैं शमीम खान साहब, और मेरे उनके साथ में बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, तो ठीक है, थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए उन्होंने भी। वो नहीं समझ पाते क्योंकि पॉलिटिकल मैच्योरिटी उनके अंदर नहीं है अभी वक्त लगेगा उन्हें बहुत सीखने के लिए, सीखते रहें आराम से। मगर मैं आपको एक बात बोलता हूं मैं कि मैं किसी से रंजिशें रखता नहीं हूं। आज भी अगर वो प्यार के 2 कदम अगर बढ़ाएंगे तो मैं इंशाल्लाह 4 कदम बढ़ाऊंगा। ये मैं शमीम खान के लिए भी बोलता हूं और जो भी बाकी लोग हैं उनके लिए भी बोलता हूं। और जो के लिए भी आप यही बोलते हो, अगर वो 2 कदम आपको अगर बोलेंगे तो आप भी 4 कदम उनके लिए लाओ। मैं हर पार्टी के लोगों को कहता हूँ, जो भी पार्टी के लोग हैं, अगर वो इंसानियत के लिए, लोगों की फलाह बहबूदी के लिए, लोगों के काम के लिए अगर मेरे को अप्रोच करने के लिए बोलेगी, मुझे बुलाएगी, तो मैं उनको ये भी नहीं कहूँगा मेरे पास आप आइए। मैं उनके पास जाने के लिए तैयार हूँ और मैं उनके काम करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, आप बोल रहे हो काम करने के लिए तैयार हो और मैं काफ़ी सारी जगह पर जाकर काम भी करे हो, लेकिन मैं आपको बता देना चाहूँगा 13 जनवरी 2018 को आपने हमारे चैनल पे एक इंटरव्यू दे करके कहा था कि 200 कैमरे लगेंगे मुमरा कौसा में, तो ये अभी कहाँ है? मेरे हिसाब से मेरे वार्ड की बात कर रहा हूँ मैं कि हमारे वार्ड के अंदर तकरीबन हम लोगों ने
14 और 21 तकरीबन 35 कैमरे हम लोगों ने यहाँ पे लगवा चुके हैं महानगर पालिका की तरफ से। और तकरीबन हर वार्ड के अंदर हर नगर सेवक ने तकरीबन 7-7 कैमरे लगवाए हैं। लगा है कि चालू है? लगाए हैं, लगाने के बाद में चालू भी हैं, मगर जिसका कंट्रोल जो है वो पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर है और पुलिस हेडक्वार्टर के ज़रिए से उसको मॉनिटर किया जा रहा है। अच्छा, एक विशेष बात, आपके देखने वालों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे अभी? मैं सबसे पहले तो हमारे पूरे मुमरा कौसा के लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तकरीबन 40 से 50 हज़ार कमेंट्स मैं अब तक पढ़ चुका हूँ, जो मुझे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पर आ रहे हैं, और मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि मैं उन लोगों को, बहुत लोगों को तो नहीं भी जानता हूँ, मगर वो लोग मेरे साथ में खड़े थे, मेरे लिए खड़े थे। इसी तरीके से आप मुमरा कौसा में जब भी किसी के खिलाफ अगर जुल्म होगा, चाहे वो गरीब आदमी हो, चाहे वो अमीर आदमी हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, उनके लिए खड़े रहना सीखो। ये हमारे ईमान का तकाजा है और मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। रही बात, मुझे कल कुछ लोग कह रहे थे क्या राजू आपका भी समझौता हो गया क्या? तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, राजू भाई बिकने वाला नहीं है, डरने वाला नहीं है। अल्लाह का करम है कि ये सर जो है सिर्फ अल्लाह के सामने झुकेगा, इंशाल्लाह कट जाएगा, मगर किसी के और के सामने इंशाल्लाह, किसी मखलूक के सामने तो कभी इंशाल्लाह कभी झुकने वाला नहीं है। और रही खरीदने की बात, तो अभी कोई इतना पैसे वाला नहीं बना कि राजू के ईमान को कोई खरीद सके। जिस तरीके से राजू अंसारी ने अपने ऊपर लगे हुए सारे एलिगेशन को ठुकराया और रिजेक्ट किया, काफ़ी अच्छे अंदाज में उन सबको जवाब दिया जो इनके विरोध में है। और ये इन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में अगर वो 2 कदम मेरे लिए आएंगे तो मैं 4 कदम आगे जाऊंगा। देखते कि आने वाले दिनों में वो किस तरीके से अपनी बातों पर खड़े उतरते। और इसी तरीके से तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर होऊंगा एक नई न्यूज़ के साथ।